हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। सब स्वस्थ, सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण है क्या। लॉकडाउन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थोड़ा थोड़ा तैयारी भी करते रहिए। समझ ना, आपका टाइम भी निकलता रहेगा और साथ में आप लोग अच्छा भी लगेगा, तैयारी भी होता रहेगा, ठीक ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण पहले जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण है क्या। जैसे कि हम लोग भी खाना घर में पकाते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं, खाना पकाते हैं। पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा वो खाना बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जैसे हम लोग घर में कुछ खाना पकाने के लिए जैसे सामग्री का, वस्तु का जरूरत होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी खाना पकाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे के जो कच्चे सामग्री होते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश क्या टॉपिक है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे को कौन कौन सामग्री की आवश्यकता है। तो नंबर एक सूर्य प्रकाश। चलिए, सूर्य प्रकाश, ये जो सूर्य प्रकाश है वो कहाँ से प्राप्त होता है। सब जानते हैं, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर सूर्य। समय ना, तो ऊर्जा माने सूर्य से ये प्राप्त कर लेते हैं, सूर्य प्रकाश, पेड़ पौधा, ठीक ना। दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं, वातावरण से, ठीक है। नंबर 3 में आ जाइए, तो जल। ये जल कहाँ से प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, तो जमीन से प्राप्त कर लेते हैं, पृथ्वी के नीचे से जड़ द्वारा, सीरा द्वारा वो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं जमीन से, समझे, भूमि से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ पेड़ पौधा के पास ही पाया था, हरे पेड़ पौधे के पास ही पाया था, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल उसके पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में, समझे। उसे कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। पत्ती कहाँ में, तो पत्ती के हरित लवक में पाया जाता है, ये हरित लवक में, हरित लवक में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, समझे। जानिए लवक, ये लवक क्या होता है, तो लवक ऐसा सामग्री है जो सिर्फ माने पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी पादप कोशिका मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे में पाया जाता है। लवक, लवक ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, समझे। लवक 3 है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। जानिए, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक ये फूलों में पाया जाता है जनरली। अवर्णी लवक ये जो पेड़ पौधे के जड़ होते हैं, जड़, तना, इसमें पाए जाते हैं। और हरित लवक ये पत्ती में पाया जाता है। और इसी हरित लवक में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये जो जल है, जल, ये अच्छा एक मिनट, ये जो पेड़ है, पेड़ है, उस पेड़ में जो है पत्ता है, पत्ता में ये इसको ना, पत्ता को रसोई घर जनरली कहा जाता है। यहाँ पे खाना बनता है, इसीलिए इसको पादप कोशिका का रसोई घर पत्ता कहा जाता है। पत्ता को ये बनाने के लिए CO2 जरूरत होता है। तो ये CO2 क्या करता है, ये लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोगों के लिए छोड़ देता है। क्योंकि उसके उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो सांस के लिए जितना उनको जरूरत है वो तो रख लेते हैं, बाकी ज़्यादा वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वातावरण में। जो पुनः ये ऑक्सीजन का इसीलिए कमी नहीं होता है। ये पृथ्वी पर 20.99 करीब 21% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है ना, हाँ। 78% नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन आपको हो गया 21%, तो ये पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन ये फिर जैसे कि बहुत सारा जीव तो यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन का, फिर भी ये पुनः पूर्ति पेड़ पौधे के रूप से, प्राकृतिक रूप से हो जाता है। अभी कोरोना के टाइम में बहुत ही ऑक्सीजन जो है, क्या कहते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन गैस जो हॉस्पिटल में यूजेस होते हैं, उनका बहुत ही किल्लत चल रहा है।
हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा यूज़ करना चाहिए, जो स्वच्छ हवा हम लोग को प्राणियों के लिए मिल सके। इसीलिए पेड़ पौधा जितना हो सके लगाइए, आसपास छत पे जहाँ भी हो, समझे ना, जहाँ जगह मिले लगाइए। छोटा छोटा ही पौधा, जरूरी नहीं बड़ा बड़ा लगाए, छोटा छोटा ही भी लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, ठीक ना। चलिए, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं हम लोग को। ये जो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए, पत्ता कैसे ये पत्ता लेता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और छोड़ता है O2, किसके द्वारा, किस माध्यम के द्वारा। तो इसको, इसमें पत्ता में जैसे हम लोग के शरीर में रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, समय इससे पसीना निकलता है, उसी टाइप से इसके में भी एक रोम टाइप का होता है, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं या रंध्र बोलते हैं। स्टोमाटा या रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी छिद्र के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, पत्ता ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पत्ता में होता है। चलिए, ये समझिए क्या 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 होता है, किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा या रंध्र। अच्छा, पेड़ पौधा में तना में भी जो पुराने छाल होते हैं उसमें भी रंध्रक पाए जाते हैं, तो उसमें से भी वो लेते हैं ऑक्सीजन गैस, समझ, आदान प्रदान गैसों का करते हैं। अच्छा, ये जड़ जो है, जड़ जो H2O यानी कि जल जो लेता है जमीन से, अच्छा किस क्रिया द्वारा लेता है, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, जल क्या होता है, पसर जाता है, ध्यान रखिए, पसर जाता है, यानी कि नीचे डालते हैं ना, तो हम याद करने के लिए बता रहे हैं, यानी कि पसर जाता है। तो पसर जाता है, तो याद रखिएगा, जल जिस क्रिया द्वारा लेता है उसको बोलते हैं परासरण, यानी पसर जाता है, ठीक ना। तो H2O किस माध्यम से सीधा किस क्रिया द्वारा लेता है, तो परासरण क्रिया द्वारा। अच्छा, दूसरा CO2 किस क्रिया द्वारा लेता है, ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो जल CO2 किस क्रिया द्वारा लेता है पेड़ पौधा, तो परासरण, ये हो जाएगा विसरण क्रिया द्वारा वातावरण से ले लेता है, ठीक ना। ये हम किसका बात कर रहे हैं, जल को, जल किस क्रिया द्वारा, परासरण, और CO2 किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। इतना उम्मीद करें, इतना बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, टॉपिक थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए, अच्छा, ये दो प्रकार के पौधे होते हैं जमीन पे। एक तो होते हैं जो जमीन पे स्थलीय पौधे, एक होते हैं जल में भी कुछ पौधे हैं। तो जल में जो पौधे हैं उसको ना ये CO2 चाहिए, और इसको भी चाहिए स्थलीय पौधे को, क्योंकि CO2 तो चारों में लेकिन इम्पोर्टेंट है ना, CO2 इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जलीय पौधे के लिए भी। तो ये कहाँ से लेते हैं, ये तो आपको पता चल गया वातावरण से। लेकिन जो पानी में होते हैं, जो पानी में पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे या बड़े जो भी हो, समझे ना, पानी वाले जो पौधे, जलीय पौधे किससे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो जल में जो घुले होते हैं, जल में जो CO2 घुले होते हैं, जल में घुले CO2 लेते हैं। ये जल में जो घुले होते हैं CO2 वो प्राप्त कर लेते हैं जलीय पौधे, इससे इनका काम हो जाता है। चलिए, क्लोरोफिल समझ गए, हरित लवक समझ गए, लवक 3 प्रकार के। अच्छा, चलिए, लवक में तो समझे थे हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये समझ गए। H2 जल में घुले CO2 लेते हैं जलीय पौधे। अच्छा, क्लोरोफिल में ये इसके 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन और जैथोफिल होते हैं, जैथोफिल, समझे। ये कैरोटीन, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये जो दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ये क्या करते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, इसलिए पत्ता भी हरा दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्ता हरा क्यों दिखता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण, ये क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B की उपस्थिति कारण पत्ता हरा दिखता है। ये भी ध्यान रखें। पत्ता को और क्या कहता है, तो रसोई घर, पौधे का रसोई घर कहा जाता है। चलिए, क्लोरोफिल A। अच्छा, क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है, मैग्नीशियम के Mg, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के माने जो होते हैं घटक वो 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन और जैथोफिल था ना, जैथोफिल। अच्छा, मैग्नीशियम हो गया। अच्छा, क्लोरोफिल होता है वो, क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल को
तीन प्रकाश, तीन टाइप के जो प्रकाश हैं, प्रकाश वैसे 7 कलर है ना, बेजानी पीनाला, बेजानी पीनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बेजानी पीनाला, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बे नीला, ये 3 प्रकार का बेनीला, याद रखिएगा, बेनीला, यानी कि बेनीला वो जो क्लोरोफिल है, सो बेनीला में बेनीला को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल बेनीला। अब ये बेनीला क्या है, तो बेनीला बैगनी, नी से नीला तो ऑलरेडी है, ला से लाल, नीला भी है, देखिए ध्यान रखिए, नीला और लाल, बेनीला। अच्छा ध्यान रखिए, इसमें एक क्वेश्चन और आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, दर रेट किस प्रकाश में, किस प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक होगा। तो आप लोगों को पता होगा, जो बेजानी पीनाला में लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक है, और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है सबसे कम है। तो ध्यान रखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो कम विचलन होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वो कम विचलन होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे माने कम होगा उसका विचलन क्या होगा, अधिक होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य तो अधिक है, इसका विचलन कम होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, इसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यान देखिए, बैगनी के वजह से ही हम लोग को जो आसमान नीला दिखता है वो बैगनी के विचलन की वजह से ही, और समुद्र का जो पानी का रंग है वो हम लोग को नीला दिखता है इस बैगनी की वजह से ही। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल सब पे जो लाल रंग यूज़ किया जाता है तो इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने की वजह से। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखता है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण से, क्योंकि ये तो पहुंच जाता है, इसका इस सब का बाकी का तरंग दैर्घ्य तो कम है ना इस लाल की अपेक्षा से, इसलिए हम तक लाल ही पहुंच पाता है, इसलिए सूर्य रक्त लाल लाल दिखता है, समझे ना। तो ध्यान रखिए, सबसे अधिक किसका बोले तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल का। तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण का जो दर है सबसे हाई होगा, लाल रंग में उच्च दर होगा प्रकाश संश्लेषण का, और बैगनी में क्या होगा, बैगनी में निम्न दर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करें बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण ध्यान रखिए, उपचयन और एक होता है दूसरा अपचयन। ये प्रकाश संश्लेषण उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखिए। उपचयन ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीजन गैस बनते हैं, समझे ना, ध्यान रखेंगे। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, हम आप लोग को एक समीकरण लिखते हैं इसी प्रकाश संश्लेषण का, क्या होता है बताइए, 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि 12H2O, तीर का निशान, इसको अच्छे से लिखते हैं, बड़े में लिखते हैं, चलिए, प्लस 12H2O प्लस तीर का निशान, यानी कि इसमें क्लोरोफिल और क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। तो क्या क्या बन जाएगा देखिए, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखिए ये जो जल है, ये जल टूट के जल बना है फिर वो, लेकिन इस साथ में इसे उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस भी बना है। क्या बना है, ऑक्सीजन गैस। तो इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये इसका ये जल का हुआ है, जल का क्या हुआ, उपचयन हुआ, ठीक ना। और ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपचयन होता है तो ये ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज है, समझो ना। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। इसका क्या होता है, अपचयन होता है। उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, समझ गए ना। फिर से एक बार कर देते हैं, जल का जो H2O का जो होता है वो उपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बनता है। CO2 का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार के होते हैं, समझे ना। कितने प्रकार के, 2।
दो प्रकार के होते हैं प्रकाश, एक दो अवस्था में होते हैं। एक होते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक होते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक होते हैं रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। तो क्या क्या बोले हम यहाँ पे, थोड़ा सा कहाँ लिखते, इधर लिख देते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया और एक होते हैं रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है अंतर, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, ये दो अवस्था में होते हैं। तो इसमें जो होते हैं क्लोरोफिल के ग्रेना में होते हैं। किसमें होते हैं? क्लोरोफिल के ग्रेना, जिसमें दो अवस्था में होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के टूटते हैं तो आयन बनते हैं और क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, समझे ना। ये ऑक्सीजन भी बनते हैं। तो ये आप कहोगे क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, समझे ना, जो इसे हील क्रिया भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। समझ गए ना, यही है बस। हम उम्मीद कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उम्मीद कर रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है, बस इतना ही है जनरली जो पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चंस। उम्मीद कर रहे हैं ये आपके बहुत ही काम आएंगे। यदि काम आया हो, थोड़ा सा समझ में आया हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।